वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। ऑनलाइन के इस क्लास में आज हम पिछले टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने चर्चा करी थी कि विदेशी पूंजी क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता किसी भी देश के लिए क्यों होती है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, ये सारे एस्पेक्ट हमने उस दिन पढ़े थे। आज हम बात करेंगे विदेशी पूंजी का महत्व। जैसा मैंने पहले भी कहा कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी का बहुत अधिक महत्व होता है। विशेष रूप से विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों में पूंजी का अभाव होता है और वो स्वदेशी पूंजी के आधार पर अपने देश का आर्थिक विकास समुचित रूप से नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए ये आवश्यक है कि विदेशी पूंजी से उनकी मदद की जाए और ये कार्य विकसित राष्ट्र कर सकते हैं। विदेशी पूंजी का महत्व केवल आर्थिक विकास के लिए ही नहीं है, बल्कि विभिन्न देशों के बीच आपसी आर्थिक सौहार्द, आपसी आर्थिक संबंध को बेहतर बनाने के लिए भी है और साथ ही लोगों के बीच आपसी तालमेल, आपसी आदान प्रदान भी को भी बढ़ाता है। किसी भी देश में औद्योगिकरण के शुरुआती चरण में विदेशी पूंजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औद्योगिकरण किसी भी देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक तत्व है और यह औद्योगिकरण स्वदेशी के साथ साथ विदेशी पूंजी की मदद से किया जा सकता है। इसके महत्व को रेखांकित करने के लिए नीचे कुछ तत्व दिए हुए हैं, उनको हम एक सिलसिलेवार एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि विदेशी पूंजी का महत्व किन वजहों से अधिक है। पहला है संसाधनों में वृद्धि। विदेशी पूंजी न केवल घरेलू बचत को संसाधनों के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करती है, बल्कि देश की उत्पादक संपत्ति के लिए भी एक अतिरिक्त साधन है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से देश को विदेशी मुद्रा मिलती है। यह निवेश के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है और फलस्वरूप देश में यानी मेज़बान देश में आय, रोजगार, उत्पादन के साथ साथ लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर उठता है और उससे और आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है। दूसरा तत्व है जोखिम लेना। विदेशी पूंजी उत्पादन की नई लाइनें विकसित करने का प्रारंभिक जोखिम उठाती है। अर्थात विदेशी पूंजी किसी भी देश में जब प्रवेश करती है तो एक जोखिम होती है और उस जोखिम से कई बार नुकसान भी हो जाता है, लेकिन इस विदेशी पूंजी के पास जो अनुभव और साथ ही मेज़बान देश के अपने संसाधनों के सहयोग से यह बहुत आसान होता है। इसलिए विदेशी पूंजी कई बार किसी देश के लिए एक जोखिम भी हो जाती है। हालांकि अधिकांश बार इस तरह का नहीं होता है। तीसरा है तकनीकी जानकारी। विदेशी पूंजी लेकर आने वाले जो निवेशक होते हैं वो अपने साथ तकनीकी को भी लेकर आते हैं, वो अपने साथ प्रबंधकीय कुशलता भी लेकर के आते हैं और यह तकनीकी कुशलता और प्रबंधकीय कुशलता किसी भी देश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करते हैं और उससे न केवल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है, बल्कि स्थानीय श्रम और प्रबंध को भी हुनर और कौशल सीखने का अवसर मिलता है और उससे
मेज़बान देश की तकनीकी और प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि होती है। विदेशी पूंजी के साथ साथ आने वाले विदेशी तकनीकी और विदेशी प्रबंधकीय कुशलता के साथ जब मेज़बान देश का श्रम और प्रबंधन काम करता है तो उससे तकनीकी कौशल और प्रबंधकीय कुशलता का आदान प्रदान होता है और इससे नई नई उत्पादन विधियों को अपनाने में मदद मिलती है, साथ ही लागत को कम करने में भी सहायता मिलती है। इसके बाद चौथा है उच्च मानक, यानी विदेशी अपने पूंजी अपने साथ माल की गुणवत्ता, श्रम और व्यावसायिक प्रथाओं के लिए उच्च वास्तविक मजदूरी के संबंध में उच्च मानकों को रखने वाली परंपरा साथ लाती है। विदेशी पूंजी चूँकि विकसित देशों के निवेशकों द्वारा अधिकांशतः विकासशील राष्ट्रों में लगाई जाती है, तो उसके साथ प्रतियोगी वातावरण बनाने के लिए जो आवश्यक मानक हैं वो उसके साथ आते हैं। गुणात्मक रूप से उच्च मानकों वाली विदेशी पूंजी से मेज़बान देश के उत्पादन गतिविधियां, उत्पादन विधियों में सुधार होता है और ये केवल निवेशकों के हित में ही नहीं है बल्कि उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में काम करती है। इसके बाद विपणन सुविधाएं। विपणन सुविधाओं की जहाँ तक बात है, मेज़बान देश के पास चूँकि संसाधनों का अभाव के चलते विपणन की सुविधाएं प्रदान करना, यानी अपने माल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन करना कई बार पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जब विदेशी निवेशक विदेशी पूंजी लेकर के आते हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक एक्सपोजर मिलता है स्थानीय उत्पादों को, और उससे न केवल विकासशील राष्ट्र के उत्पादकों को अच्छा मुनाफा मिलता है बल्कि उन्हें बाज़ार भी मिलता है और इस तरह से उन्हें निर्यात करने में बहुत मदद मिलती है। और साथ ही वो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो आवश्यक आयात, जिसको पूंजीगत आयातित वस्तुएं कह सकते हैं, वो आयात करने में उनको आसानी होती है। तो इस तरह से विपणन सुविधाएं भी विदेशी पूंजी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बाद अगला है व्यापार में कमी। निर्यात बढ़ाने में जब मेज़बान देश की मदद करने से विदेशी पूंजी व्यापार घाटे को कम करने में मदद करती है तो उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ती है, मात्रा बढ़ती है और कम कीमतों से निर्यात भी बढ़ाया जा सकता है। अर्थात निर्यात बढ़ाने में मेज़बान देश की मदद करना विदेशी पूंजी का उद्देश्य होता है और इससे मेज़बान देश के व्यापार घाटे को भी कम करने में आवश्यक मदद मिलती है। और एक अंतिम बिंदु है, विदेशी पूंजी से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। विदेशी पूंजी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और घरेलू एकाधिकार को तोड़ने में मदद करती है। विदेशी पूंजी देश की क्षमता के बारे में दुनिया की धारणा का एक बहुत ही अच्छा मापक है और इस बारे में कहा जाता है कि एक संतुष्ट विदेशी निवेशक सबसे अच्छा वाणिज्यिक राजदूत हो सकता है। अर्थात विकसित राष्ट्रों की से जब विदेशी पूंजी का प्रवाह विकासशील राष्ट्रों को होता है या विदेशी पूंजी जब विकासशील राष्ट्रों की तरफ आती है तो जो निवेशक मेज़बान राष्ट्र में पूंजी लगाता है वो एक तरह से वाणिज्यिक राजदूत कहलाता है। इसको कमर्शियल एम्बेसडर कह सकते हैं, क्योंकि एम्बेसडर का काम होता है दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना, राजनीतिक और
सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देना, पारस्परिक सहयोग की भावना को बढ़ावा देना, और यही विदेशी पूंजी में भी होता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि विदेशी पूंजी 3 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, महत्वपूर्ण रूप से मदद करती है। ये 3 क्षेत्र हैं: बचत, व्यापार और विदेशी मुद्रा के साथ साथ प्रौद्योगिकी। विदेशी पूंजी में 3 गैप या फिलिंग फंक्शंस होते हैं। एक सेविंग गैप, दूसरा ट्रेड गैप और तीसरा प्राप्तकर्ता देश की अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजिकल गैप। इन तीनों को विदेशी पूंजी पूरा करती है। यह प्रौद्योगिकी के विकास, प्रबंधकीय विशेषज्ञता और दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण कर माल और सेवाओं के निर्यात तथा देश की अर्थव्यवस्था के उच्च विकास को प्रोत्साहित करती है। इस तरह से कह सकते हैं कि विदेशी पूंजी का किसी भी देश के, विशेष रूप से विकासशील राष्ट्रों के लिए बहुत महत्व होता है, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों में, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, कि विदेशी पूंजी की बहुत कमी होती है, स्वदेशी पूंजी इतना नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में विदेशी पूंजी से स्वदेशी पूंजी को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि विदेशी पूंजी की भूमिका। भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ये भूमिका समय के साथ साथ बदल रही है। योजना के पहले चरण में विदेशी पूंजी को घरेलू निवेश के पूरक के साधन के रूप में देखा जाता था। बाद में विदेशी निवेशकों को सरकारों द्वारा अनेक तरह के प्रोत्साहन और रियायतें दी गई, और इसके साथ साथ आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी की भूमिका धीरे धीरे बढ़ती गई। भारतीय उद्यमियों और विदेशी उद्यमियों के बीच तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया, और इस बारे में सरकार के स्तर पर जो नीति निर्माण किया जाना चाहिए था, वह किया गया। अर्थात सरकार ने अपनी नीति में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए कई तरह के प्रावधान किए, कई तरह की रियायतें दी, और इससे विदेशी पूंजी के मुक्त प्रवाह को आमंत्रित करने में मदद मिली। विदेशी पूंजी के प्रति सरकार की नीति नियोजन काल से ही सकारात्मक रही है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि विदेशी पूंजी के बिना किसी भी देश का आर्थिक विकास अधूरा है, आर्थिक विकास को गति नहीं दी जा सकती है। तो भारत सरकार की जो नीति है वो इस बारे में बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही सकारात्मक है, क्योंकि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद विदेशी पूंजी के निवेश को लेकर के विशेष नीति बनाई गई, उसको तरजीह दी गई और रियायतें दी गई। इस तरह से उस नीति में विदेशी पूंजी के प्रति भारत सरकार के औद्योगिक रवैये की अभिव्यक्ति या औद्योगिक व्यवहार की अभिव्यक्ति जाहिर की गई। हालांकि 1948, 1956 और 1980 में जो औद्योगिक नीतियां घोषित की गई, उनमें भी निजी विदेशी पूंजी को आमंत्रित करने के लिए समय समय पर आवश्यक संशोधन किए गए, आवश्यक प्रावधान किए गए, और सरकार ने इस बात को रेखांकित किया कि विदेशी पूंजी के बिना देश का आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से नहीं किया जा सकता। और इस नीति में कहा गया कि एक बार भर्ती होने वाली, यानी एक बार विदेशी पूंजी जब देश में आ जाती है तो उस पूंजी को स्वदेशी पूंजी के समान ही ट्रीट किया जाएगा। ये
औद्योगिक नीति में कहा गया। साथ ही ये भी कहा गया कि विदेश में मुनाफे के प्रेषण के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भारत सरकार देती रहेगी। साथ ही एक नियम के रूप में एक उपक्रम के स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण में मुख्य रूप से भारतीय या भारत सरकार के हाथों में ही उसका नियंत्रण होना चाहिए। अर्थात उपक्रम, किसी भी उपक्रम जिसमें विदेशी पूंजी निवेश होता है तो उसका स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण भारत सरकार के हाथों में ही रहेगा, भारत के लोगों के हाथों में रहेगा। उसे विदेशी स्वामित्व या विदेशी नियंत्रण में नहीं दे सकते। इसी तरह से किसी उद्यम का यदि अधिग्रहण किया जाता है तो मुआवजे का उचित भुगतान न्याय संगत आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार सीमित अवधि के लिए विदेशी पूंजी पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाएगी, विदेशी पूंजी के साथ भेदभाव नहीं होगा और उसे मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर तरजीह दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सरकार ने विदेशी निवेश के गैर भेदभावपूर्ण उपचार और मुनाफे को ध्यान में रखते हुए नीतियों में संशोधन किया, नीतियों में निर्माण किया और विदेशी पूंजी के प्रति सकारात्मक और उदार रवैया अपनाते हुए उन्हें स्वदेशी पूंजी के अनुरूप सुविधाएं देना सुनिश्चित किया। साथ ही ये भी तय किया कि विदेशी पूंजी के मार्फत जो भारत में तकनीकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता जो आएगी उसका भी स्वागत किया जाएगा, ताकि देश में जो स्थानीय स्तर पर श्रम और प्रबंधन है उसको एक तरह से और अधिक कौशल युक्त बनाया जा सके। इस तरह से कहा गया कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भारत सरकार ने और विशेष रूप से 1991 और 2000 के बाद की आर्थिक नीतियों और औद्योगिक नीतियों में विदेशी पूंजी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया और यही कारण है कि आज भारत दुनिया के पहले 10 देशों में है जहां अधिकतम विदेशी पूंजी का निवेश किया जा रहा है। इस तरह से आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि भारत की विदेशी निवेश की नीति वर्तमान में क्या है और उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।